नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की जो डेट है दोस्तों वो आ चुकी है। तो यहां पर आपको भरपूर तैयारी करना है। जो टाइम मिला है उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तो यहां पर उसी को देखते हुए मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं बाल विकास का, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो रिपीटेड हुआ, यानी कि 2 बार पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2011 में भी पूछा गया है सीटेट में, और ये 2015 में भी पूछा गया है। ये जून 2011 में पूछा है और ये सितंबर 2015 में पूछा गया है। ऐसे ही टोटल 12 प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आज आपको पता चलने वाला है कि किस प्रकार के प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। इस प्रकार का जो वीडियो है एक बार मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है। जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास वो वीडियो नहीं पहुँचा होगा, इसलिए ये डबल से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ ही आपको यहाँ पर आपका आकलन भी करना है कि यदि आपके सामने इस तरीके से 12 प्रश्न डबल से आएंगे तो आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको आंसर देना है। पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, जब तक आपको उसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे देना है। तो आपको इसकी बिल्कुल नहीं करना है, 12 ही प्रश्न हैं, तो आपको देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसके बारे में आपको हर वीडियो में बताता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में कर लें उसको डाउनलोड। जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ उसके 1-2 दिन बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जितनी भी PDF हैं वो सभी वहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके देखने को मिलेगी। तो ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी NCERT बुक है उन सभी का सोल्यूशन आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी तक हम 50 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे ऐप्स और सेकंड चैनल दोनों को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि 2 बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। यदि आपको पता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है और राइट आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। यदि 4th पे आपने टिक किया है तो 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। साथ ही साथ यदि पूछे कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा बार बार कि ये प्रश्न कब पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 और 2015 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यहाँ जो विचार है ये किसकी देन है? चॉम्स्की की है, थॉर्नडाइक की है, स्किनर की है या फिर पावलोव की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये चॉम्स्की की देन है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यहाँ विचार चॉम्स्की की देन है। पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यहीं पर गलती करते हैं, प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली टिक लगा देते हैं। बाद में पता चलता है कि यहाँ आंसर गलत हो गया, क्योंकि प्रश्न में कुछ और पूछा था और हम कुछ और वहाँ पर आंसर लगाए। देखिए यहाँ पर प्रश्न में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। सांस्कृतिकता है, कुशलता है, स्वाभाविकता है या फिर सहजता है। 2011 और 15 में पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सांस्कृतिकता। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ विधि पूछा गया है। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना या फिर मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखना। तो यहाँ पर बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, 5वां प्रश्न है,
आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ आपको पहले से पता होगी, नहीं पता तो एक बार सुन लीजिए। यदि आगमन विधि, देखिए आगमन और निगमन के बारे में बताऊंगा। आगमन विधि के बारे में पूछे तो वो होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि के बारे में पूछे तो वो होता है नियम से उदाहरण की ओर। देखिए निगमन से नी से आप नी निकालेंगे तो नियम हो जाएगा, और आ से उ निकालेंगे तो उदाहरण हो जाएगा। तो इससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगमन आए तो उदाहरण को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि पहला अक्षर ध्यान में रखना है, और निगमन आए तो आपको ना को याद करना है। ना से नियम होगा, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में, और आगमन विधि में उदाहरणों से नियम की ओर राइट आंसर हमारा होगा। यानी कि उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ते हैं आगमन विधि में। 2011 और 15 में यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सही कथन बताना है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या फिर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ये व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में सही कथन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। एक प्रश्न आपको यहाँ पर ऐसा दिया जाएगा जिसका आंसर आपको देना है, जो अभी आने वाला है, जो मैं आपको बताऊँ उसका आपको कमेंट से के माध्यम से आंसर देना है, और कमेंट से ही मैं उसका आंसर बताऊँगा। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, या फिर अधिक रचनात्मक होते हैं। 2011-15 का प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प चुनिए। देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प हैं जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं। वहाँ पर आपको ने चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर फिट बैठेगा, कौन सा विकल्प सही रहेगा। कि रिक्त स्थान में बोली जाने वाली, रिक्त स्थान के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा रिक्त स्थान में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, रिक्त स्थान में क्या आएगा इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा घर में बोली जाने वाली समुदाय के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान के बीच आएगा वो घर, समुदाय और पाठ्य पुस्तक आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, 1 नंबर जोड़ते चली जाएगा यदि आप सही आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पर देखिए जो नवा प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। वहीं पर मैं इसका आंसर बताऊंगा कि भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। क्यों पूछा ये प्रश्न? क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है और सभी ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पर देखना चाहूँगा मैं कि इसका आंसर किसको आता है किसको नहीं आता है। तो आपको ये नवे प्रश्न का आंसर देना है कमेंट्स के माध्यम से कि भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, प्रपत्रों का आकर्षण संग्रह हो सकता है, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह हो सकता है, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह हो सकता है, या फिर प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह हो सकता है। तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको राइट आंसर कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न है 10वां। आकलन एक सतत प्रक्रिया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य, यहाँ पर आपको प्राथमिक उद्देश्य बताना है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। प्रविधि पाठ्यपुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन, प्रविधि सामग्री शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु शिक्षण पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, या फिर विषय वस्तु पाठ्यपुस्तक शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है आकलन एक सतत प्रक्रिया का। तो राइट आंसर होगा प्रविधि पाठ्यपुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए 11वां प्रश्न है
समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नैतिक मूल्यों का विकास है, भाषा संरचना का विकास है, कल्पना शक्ति का विकास है या फिर सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास है। यहाँ पर समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है। 2011 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा भाषा संरचना का विकास, ये समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? यहाँ पर देखिए, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। अभ्यास पत्र की है, प्रश्न पत्र की है, संचार माध्यम की है या फिर पाठ्य पुस्तक की है? तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, तो वो प्रश्न पत्र की नहीं है। यहाँ प्रश्न 2011 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर हमने 12 प्रश्नों का जिक्र किया था, लेकिन जो 13वां प्रश्न है वो भी आपके सामने प्रस्तुत है। ये एक ही साल में 2 बार रिपीट हुआ है। 2011 में जून में हुई थी और सितंबर में जो एग्ज़ाम हुई थी सीटेट की, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देना है, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, ना कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो या फिर केवल कविताएँ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो टोटल 13 प्रश्न थे, जो कि मैंने आपको शुरू में 12 बताए थे, टोटल कितने हैं? 13 प्रश्न हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको यहाँ पर पता लगा कि कौन से प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि टोटल जो 13 प्रश्न, जिसमें एक मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। बाकी जो बचे 12 प्रश्न हैं, उसमें आपको कितने नंबर आए, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको यहाँ भी कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।